हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्य एकेडमी की इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करता हूं आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए कि आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि 9 फरवरी 2000 यानी कि 24 नवंबर 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है 52वें यानी कि B.R. गवई जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और उसके बाद 53वें जो है मुख्य न्यायाधीश की घोषणा की जा चुकी है कि किसको यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। तो वो रहेंगे सूर्यकांत शर्मा। ठीक है, तो चर्चा का विषय मेन यही है कि जो हम यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय या सीजीआई के बारे में यानी कि मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। चर्चा का विषय है कि 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में हमें सूर्यकांत शर्मा जी के रूप में 53वें न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश मिलने वाले हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में मुख्य न्यायाधीश से संबंधित और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। तो हाल ही में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सूर्यकांत शर्मा को घोषित किया गया है, जो कि अपना 24 नवंबर 2025 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। मई 2025 से इस पद पर जो कि है 52वें मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई जी रहने वाले हैं, जो कि नवंबर 2025 में रिटायर्ड होने वाले हैं। 51वें मुख्य न्यायाधीश से हमारे संजीव खन्ना। ठीक है, 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? संजीव खन्ना। 52वें B.R. गवई। 53वें जो बनने वाले हैं जो कि 24 नवंबर 2025 को शपथ ग्रहण करेंगे, सूर्यकांत शर्मा। ठीक है, जिनका कार्यकाल रहेगा 9 फरवरी 2027 यानी कि 9 फरवरी 2027 को ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जो कि संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। संविधान की यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और पहली बात ये होती है कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो होती है कॉलेजियम व्यवस्था के तहत की जाती है। कॉलेजियम व्यवस्था का मतलब होता है कि जो जितने भी न्यायाधीश हैं जो नियुक्ति होती है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने करने के टाइम पर जो होता है कि उसी न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का परामर्श जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, परंतु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जब होती है तो जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट के, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। ठीक है, वो यानी कि राष्ट्रपति ये भी हो सकता है कि वो राज्य या सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या राज्य के उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श ले सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो होती है यानी कि मुख्य न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जानकारी मिलती है, वो आर्टिकल 124(2) के तहत मिलती है। मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसकी आयु सीमा होती है यानी कि चीफ जस्टिस यानी कि सीधी सी बात है मुख्य न्यायाधीश बोल सकते हैं या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो आयु सीमा होती है वो तो 65 वर्ष, न्यूनतम आयु कुछ नहीं है लेकिन 65 वर्ष इनकी अधिकतम आयु होती है। मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति जो होता है उनको शपथ ग्रहण करवाते हैं। वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या है 34। 34 कहते हैं, एक आपका सीजीआई हो जाएगा और आपके 33 अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे। अब इसके बारे में मूल संविधान में जो था उस समय 8 मुख्य यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश सहित जो थे 8 न्यायाधीश हुआ करते थे। 1956 में जब काम अधिक हुआ तो 1956 में इसको 11 कर दिया गया इनकी संख्या। 1960 में 14 जनसंख्या की गई। 1978 में मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 18 कर दी गई। 1986 में 26 कर दी गई। 2009 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 हो गई और 2019 में इसको बढ़ाकर कर दिया 23। ठीक है, तो 33, तो कुल मिला के अभी कितने हैं? 33 जो है वो अन्य न्यायाधीश है और प्लस एक सीजीआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश है। तो कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय में बैठते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं योग्यताएं क्या होती हैं। भारत के यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यताएं होती हैं या मुख्य न्यायाधीश की सबसे पहले योग्यताएं देखते हैं
कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके द्वारा यानी कि उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार वो 5 वर्षों से न्यायाधीश रहा हो, ठीक है? और अथवा उच्च न्यायालय या न्यायालयों में 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता के रूप में रहा हो, ठीक है? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अगर 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता यानी कि एज एडवोकेट रहा हो, ठीक है? और या फिर वो किसी उच्च न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में 5 वर्ष से क्या कर रहा हो, न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या राष्ट्रपति की नजरों में वो कानून का ज्ञाता हो, तब जाके कोई भी व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बनता है भारत का या सर्वोच्च न्यायालय का। तो यहाँ पे हमने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं होती हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी उच्च न्यायालय या अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक उसने न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो, या फिर वह उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में या सीधी सी बात है सर्वोच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, या राष्ट्रपति की नजरों में वह कानून का ज्ञाता हो, ठीक है? मुख्य न्यायाधीश या कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की को शपथ जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो अनुच्छेद 125 के तहत आता है। अनुच्छेद 124 हमने देखा किस चीज के बारे में, अनुच्छेद 124 हमारा बताता है सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में। आर्टिकल 124 दो जो है वो हमने यहाँ पे देखा राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, ठीक है? और अनुच्छेद 125 जो कहता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 प्रति माह और 2,50,000 अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है प्रति माह का। इसी प्रकार से उन्हें निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा, कार, टेलीफोन आदि की सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है? तो न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो उसे मिलने वाली अन्य सुविधाएं जो होती है उसके कार्यकाल में कम नहीं की जा सकती है, यानी कि जो उसकी जो फैसिलिटीज है वो रहेंगी रहेंगी, ठीक है? सेवानिवृत्ति जो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों का जो पेंशन होता है वो उनकी अंतिम माह का जो वेतन होता है उसका 50% निर्धारित किया जाता है, ठीक है? 50% जो लास्ट मंथ यानी जब वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उसके लास्ट मंथ में जो उनकी सैलरी होगी उस अकॉर्डिंग 50% उनको पेंशन मिलता है, ठीक है? तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ अन्य यहाँ पे हैं, जैसे कि अब यहाँ पे पद विमुक्त कैसे होता है, यानी कि पद त्याग कैसे करता है उपराष्ट्रपति, सॉरी, मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं पद से हटाए जाते हैं संसद के किसी सदन यानी कि दोनों सदनों एक प्रस्ताव जो होते हैं वो पारित करते हैं। दोनों सदन जो होते हैं एक प्रस्ताव पारित करते हैं जिसको कहते हैं प्रार्थना। क्या कहा जाता है? प्रार्थना कहा जाता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं जिसको प्रार्थना कहते हैं, जिसमें वह किसी न्यायाधीश यानी कि जो मूल कारण होगा हटाने का वो हो सकता है संविधान, भ्रष्टाचार या असमर्थता, यानी कि पद को संभालने में असमर्थ या भ्रष्टाचार किया हुआ हो, इसी आधार पर मुख्य न्यायाधीश या किसी भी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के हटाया जा सकता है और वो दोनों सदनों से प्रस्ताव को पारित किया जाना होगा। अब ये प्रस्ताव जो होता है वो दोनों सदनों में कुल सदस्य के स्पष्ट बहुमत से होना चाहिए, यानी कि दोनों सदनों में क्या होना चाहिए? बहुमत से पारित होना चाहिए ये प्रस्ताव जो लाया जाएगा न्यायाधीशों को हटाने के लिए। साथ ही ये भी आवश्यक है कि प्रस्ताव पर जो होता है मतदान के समय जो होता है जितने भी सदस्य उस सदन में उपस्थित हैं उनके 2/3 मत जो होने चाहिए उससे वो प्रस्ताव का समर्थन या प्रस्ताव पेश होना चाहिए, ठीक है? या हम कह सकते हैं कि पद से किसी भी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए 100 अगर लोकसभा में वो पेश किया जा रहा है तो 100 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा में अगर पेश किया जा रहा है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए, तभी उसको हटाया जा सकता है। बात क्लियर है? ठीक है? चलिए आगे देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। तो पहला हमने यहाँ पे पढ़ा था 124 अनुच्छेद, जहाँ पे हमने देखा था सर्वोच्च न्यायालय के यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन। आर्टिकल 124 ए जो था सर्वोच्च न्यायालय के, सॉरी, आर्टिकल 124 बी, 124 टू या बी हम कह सकते हैं, जो कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस प्रकार से की जाती है वो मैंने आपको पहले बता दिया। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के तहत की जाती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 125 जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताता है। आर्टिकल 126 जो होता है वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो कार्य करने में असमर्थ है तो उसके स्थान पर कौन कार्य करेगा? वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसकी नियुक्ति जो है आर्टिकल 126
जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो आर्टिकल 127 के तहत की जाती है। उच्चतम न्यायालय में बैठकों में यानी कि उच्चतम न्यायालय की बैठकों में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनकी उपस्थिति हो सकती है आर्टिकल 128 के तहत। ठीक है। तो आर्टिकल 126 जो है वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, आर्टिकल 127 जो है वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति और आर्टिकल 128 जो है वो सेवानिवृत्त अगर न्यायाधीश हैं तो उनकी उपस्थिति या वो बैठक में हिस्सा ले सकते हैं आर्टिकल 128 के तहत। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 129 जो है वो बताता है अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 129 बताता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होगा वो अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। आर्टिकल 130 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के आसन के बारे में। आर्टिकल 131 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि आपके पास प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आता है। ठीक है। क्या आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो ये इसमें क्या होता है कि जो कुछ मामले जो होते हैं, मामलों में ये जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को मिला हुआ है, जैसे कि भारत संघ या तथा जो होता है कि एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद होता है। अब देखिए राज्यों के मध्य अगर विवाद होगा तो दो राज्यों के तो एक जैसे मान लीजिए किसी भी ए एक स्टेट है और बी एक स्टेट है। अब इसका एक अपना हाई कोर्ट है, बी का अपना हाई कोर्ट है और ए का अपना हाई कोर्ट है। अब इन दोनों के बीच अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वो कहाँ जाएंगे? वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे। तो इस तरीके के विवाद सुलझाने के लिए जो होता है एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है वो यानी कि इन दोनों के मध्य जो विवाद होगा वो सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगा। ठीक है। भारत संघ या कोई एक राज्य या अनेक राज्य, भारत संघ है या अनेक राज्यों या किसी राज्य के मध्य जो विवाद होगा वो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। या दो से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद हो रहा है तो इसकी भी जो सुनवाई होगी वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है। अगला यहाँ पे आपके पास आता है कि क्षेत्राधिकार हमने बता दिया, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। फिर इसका था अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में जैसे कि संवैधानिक संबंधी कोई मामले हैं आर्टिकल 132 के तहत, कोई दीवानी मामला है आर्टिकल 133 के तहत और फौजदारी मामला है तो आर्टिकल 134 के तहत अपील जो होती है, अगर हाईकोर्ट के द्वारा किसी प्रकार के फैसले में हाईकोर्ट के खिलाफ अगर अपील की जा सकती है तो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, लेकिन कैसे? आर्टिकल 132, 33 और 34 के तहत। आर्टिकल 132 के तहत जो संवैधानिक मामले होंगे, आर्टिकल 133 के तहत दीवानी मामले और आर्टिकल 134 के तहत फौजदारी मामलों में। ठीक है। अगला आपके पास आता है कि इसमें परामर्शी यानी कि आर्टिकल 143 जो आपके पास आता है जो कहता है कि परामर्शी परामर्शी जो होता है इसका क्षेत्राधिकार है। परामर्शी क्षेत्राधिकार, परामर्शी क्षेत्राधिकार में होता है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी प्रकार के सार्वजनिक महत्व के विवादों पर जो होता है सर्वोच्च न्यायालय की से वो परामर्श ले सकता है, लेकिन उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 137 की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 137 जो है वो बता है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 137 जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है या उसको परिवर्तित कर सकता है अगर उचित समझे। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि कोई पहली बार जो निर्णय दिया गया था वो गलत है या उसमें कुछ सुधार होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, तो अपने निर्णय को सुधार या परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 129 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। इसका मतलब हो गया कि न्यायालय के सभी निर्णय जो होंगे या रिकॉर्ड यानी कि निर्णयों को रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। अब जैसे आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होते हैं वो सभी हाई कोर्ट्स जो होते हैं या जितनी भी निचली अदालतें होती हैं सभी पर क्या होते हैं? लागू होते हैं। तो यही मतलब होता है कि जो आर्टिकल 129 जो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? उसमें आपके सभी निर्णय जो होंगे निर्णयों को रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में सुरक्षित किया जाता है। ठीक है। आर्टिकल जो 32 होता है, आर्टिकल 32 जो होता है इसी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है। ठीक है। तो मौलिक अधिकारों का रक्षक भी इसको कहा जाता है और आवश्यक पड़ने पर ये रिट जारी कर सकता है, जो कि हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार और अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण आदि जो 5 प्रकार की जो है ये जारी कर सकता है। ठीक है। क्लियर है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके हैं, जैसे कि आपको क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय से अगर रिटायर्ड कोई भी जज होता है वो किसी भी अन्य न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ी कोर्ट तो वो रिटायर होके आया हुआ है, उससे नीचे किसी निचली अदालतों में वकालत करना यानी कि वो स्वयं को नीचे गिरा रहा है, तो ये सीधी सी बात है वहां पे वकालत नहीं कर सकता है किसी भी प्रकार से। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कानिया थे।
और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। ठीक है, आई होप सो आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अभी हमने क्या पढ़ा, चर्चा का विषय था ये। चर्चा का विषय क्यों हुआ है, 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सूर्यकांत शर्मा को नियुक्त किया गया है, और जो कि 24 नवंबर 2025 को अपना पद ग्रहण करेंगे। क्योंकि 24 नवंबर 1925 सॉरी 2025 1925 2025 24 नवंबर 2025 को सूर्यकांत शर्मा अपना पद ग्रहण करेंगे, और जो कि बी आर गवई, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो 52वें मुख्य न्यायाधीश है, बी आर गवई का स्थान लेंगे। 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजीव खन्ना रहे हैं। ठीक है, और 9 फरवरी जो सूर्यकांत शर्मा का 9 फरवरी 2027 से कार्यकाल रहेगा। तो चर्चा का विषय था, और इसी के तहत जो है जो इम्पोर्टेंट जो हमारे संविधान से संबंधित जो आर्टिकल है, यानी कि संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल है, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।